सुधा, बेहतर यही है कि हम इस लाल को इसी खूह में वापस फेंक दें, मैंने खदशे के तहत कहा। ये क्या कह रहे हो रघु? सुधा हैरत से बोली। कभी कोई घर आई लक्ष्मी को भी दुत्कारता है? मैं ये लाल बेचकर महल बनवाऊंगी, वहां अपने माता पिता को तख्त पर बैठाऊंगी। तुम मेरे राजा होगे और मैं तुम्हारी रानी। सुधा रंगनी ने लाल को इसी रुमाल में लपेटकर अपनी साड़ी में छुपा लिया। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि यह लाल सुधा को रास नहीं आएगा और इस पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। मैंने इसे समझाना चाहा, लेकिन वो एक जिद्दी लड़की थी। वो एक बार जो फैसला कर लेती थी इस पर अड़ जाती थी। कीमती लाल इसने अपने पास महफूज कर लिया और हम एक बार फिर जंगल में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तीसरे पहर जंगल खत्म हो गया। अब हमारे सामने एक मैदान था जहां कहीं कहीं दरख्तों के झुंड और खुदरू झाड़ियां फैली हुई थीं। इसी रास्ते में एक खुशक नाला आया। इस नाले से गुजरकर हम दूसरी तरफ पहुंचे तो रेल की पटरी नजर आ गई। हम पटरी के साथ साथ चलने लगे। सुधा रंगनी कीमती लाल पाकर बेहद खुश थी। रघु, तुम्हारे ख्याल में इसके कितने रुपए मिल जाएंगे? एक महल कितने रुपयों में बन जाता है? मैं अपने गांव में दरिया के किनारे महल बनवाऊंगी। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। रघु, हम बड़ी गरीबी में दिन गुजारते हैं। मैंने इसे बताया कि ये लाल बड़ौदा का कोई करोड़पति जौहरी ही खरीद सकता है। हमें ये लाल लेकर बड़ौदा जाना होगा। वह हैरत मसरत के मिले जुले तासरात मुझे देखने लगी। क्या हमें इस लाल के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। एक बार फिर इसे समझाया। सुधा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, तुम पर कोई आफत आए। इसलिए मेरा कहा मानो और इस लाल को यहीं कहीं फेंक दो। सुधा ने कंधा जग दिया और अपनी केसरी आंखें सकेड़ कर बोली, रघु, तुम मेरे दुश्मन कब से हो गए? क्या तुम मुझे रानी बनते नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझसे जलने लगे हो? मैं समझ गया कि यह लड़की अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। फिर ख्याल आया कि हो सकता है ये लाल सुधा को रास आ जाए। थोड़ी देर बाद हम श्रीरंगम के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वो एक छोटा सा देहाती स्टेशन था। प्लेटफॉर्म वीरान पड़ा था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे के आगे पड़ी बेंच पर एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। सुधा ने प्लेटफॉर्म के नलके पर जाकर हाथ मुंह धोया, पानी पिया और मेरे पास आकर बैठ गई। हम मशवरा करने लगे कि रेल के किराए का क्या बनेगा। मेरे पास जो पैसे थे इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रेल में 200-300 मील तक सफ़र कर सकते थे। मैंने जाकर टिकट बाबू से मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि श्रीरंगम से एक गाड़ी हमें आधुनी जंक्शन पहुंचा देगी। वहां से हमें बेंगलोर एक्सप्रेस मिलेगी जो 48 घंटों में बेंगलोर पहुंचेगी। बेंगलोर से आगे फिर बड़ौदा तक का सफ़र दरपेश था। मैंने ये सब कुछ सुधा को बता दिया। मैंने पैसे निकालकर हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि हम 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद कर केरला प्रांत के अदोनी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। सुधा रंगनी ने कहा, अदोनी तक चलते हैं, फिर देखेंगे कि क्या किया जाए। मैं सुधा रंगनी से बातें कर रहा था और साथ ही प्लेटफॉर्म का जायजा भी ले रहा था कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जा तो नहीं। जब तक जंगलों में सफ़र करता रहा था मुझे फिक्र नहीं थी कि कोई मुझे देखकर पहचान लेगा, लेकिन आबादी में पहुंचते ही मैं चौकन्ना हो गया था। मैंने अदोनी तक रेल के 2 टिकट खरीद लिए। इसके बाद मेरे पास 15 रुपये बच गए। मालूम हुआ कि गाड़ी शाम को आएगी। हम वहीं प्लेटफार्म पर बैठे रहे। शाम हुई तो मैं स्टेशन से बाहर जाकर चावल और अचार ले आया जो हमने मिलकर खाया। मेरे सामने गाड़ी का एक तवील सफ़र था। मुझे कर्नाटक और सौराष्ट्र के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरना था। वहाँ खतरा था कि मैं पहचान न लिया जाऊं, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी मंजिल राजस्थान की सरहद थी। वहां तक पहुंचने के लिए कर्नाटक और सौराष्ट्र के सूबों से लाजमी तौर पर गुजरना था। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अदोनी पर उतरने के बाद बेंगलोर जाने के लिए टिकट कहाँ से खरीदेंगे। दूर से रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। मैंने रेल की पटरी की तरफ निगाह दौड़ाई। दूर रेल के इंजन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। वो मुख्तसर सी बोगियों वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी। इसका इंजन छक छक करता प्लेटफार्म पर आकर रुक गया। थोड़े से मुसाफिर थे।
ट्रेन में काफ़ी जगह थी। हम एक डब्बे में सवार हो गए। थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन सारी रात चलती रही। दूसरे रोज सुबह आधुनी जंक्शन पर पहुंच गई। वो एक निस्बतन बड़ा स्टेशन था। हम स्टेशन से बाहर आ गए और एक झोंपड़ी से चावल खरीद कर खाए। फिर स्टेशन की इमारत से जरा दूर नारियल के दरख्तों के एक झुंड में बैठकर सोचने लगे। सुधा कहने लगी, मैं अपने सांप बेटे का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लूंगी। ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इसमें ज्यादा रकम जमा होने की तवक्का नहीं थी। बेंगलोर तक हमें रेलवे किराए और सफरी अखराजात मिलाकर कुल 150 रुपये की जरूरत थी। सुधा रंगनी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि सांप का तमाशा दिखाकर इतनी रकम जमा नहीं हो सकती थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, चलो कस्बे में चलते हैं, वहां जरूर कोई नाग मंदिर होगा। मैं वहां अपने सांप की पूजा करवा के इतनी रकम जमा कर ही लूंगी। ये एक बड़ा कस्बा था। मैंने स्टेशन पर और स्टेशन से बाहर पुलिस वाले देखे थे। चनाचा मैं सुधा के साथ कस्बे में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने पाँव में दर्द का बहाना बनाते हुए कहा, तुम अकेली ही चली जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुधा रंगनी ने नाराजगी से मुझे देखा और कस्बे की तरफ चल पड़ी। इसके जाने के बाद मैं दरख्तों के पीछे इस तरह टेक लगाकर बैठ गया कि स्टेशन की तरफ से आने वाली एक नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। बेंगलोर एक्सप्रेस रायपुर शहर की जानब से वहां दिन 1:15 बजे पहुंचती थी। सुधा रंगनी को गए जब 1.5 घंटा गुजर गया तो मुझे तशवीश हुई, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गई हो, कहीं किसी ने इसके पास लाल देकर इसे अगवा ना कर लिया हो। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। 1.25 घंटे बाद सुधा रंगनी मुझे रेलवे फाटक की तरफ से आती दिखाई दी। इसके हाथ में केले के पत्तों में लिपटी हुई कुछ चीज थी। मेरे करीब पहुंचकर पत्तों का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो रघु, मेरे पति देव जलेबियां खाओ। रपों का कुछ बना? मैंने बेताबी से पूछा। कैसे ना बनता, नाग मंदिर में जाकर सुधा रंगनी खाली हाथ वापस नहीं आ सकती थी। ये देखो, पूरे 220 रुपए हैं। इसने साड़ी के पल्लू से सारे नोट निकाल कर मेरे हवाले कर दिए। तुमने तो कमाल कर दिया सुधा, वो बोली। अगर मैं कुछ देर और ठहरती तो इससे भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते, लेकिन हमें तो बड़ौदा जाकर लाल फरोख्त करना है। अब ये पैसे मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। हम इसी वक्त रेलवे स्टेशन पर आ गए। मैंने बेंगलोर सिटी के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद लिए और प्लेटफार्म पर एक कोने में जाकर बैठ गया। बेंगलोर एक्सप्रेस लेट थी। बहरहाल 2 बजे वो हमें लेकर रवाना हो गई। वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन निकल आया, फिर वो भी दिन गुजर गया और रात आ गई। स्टेशन पर स्टेशन और शहरों पर शहर गुजरते गए। वो रात भी रेलगाड़ी में बीत गई। खुदा खुदा करके बेंगलोर सिटी का स्टेशन आया। वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं वहां मोहतात हो गया था। मैं सुधा के साथ 3rd क्लास वेटिंग रूम में जाकर मुसाफिरों के पीछे बैठ गया। वहीं हमने खाना खाया। सुधा रंगनी बड़ी खुश थी। कहने लगी, मैं बेंगलोर से साड़ियां खरीदूंगी। कीमती लाल अभी तक इसके पास था। मेरी नजरें पुलिस या सीआईडी वालों की तलाश कर रही थी। वहां कोई पुलिस वाला तो नहीं था, लेकिन सीआईडी वाला कहीं भी किसी भी लिबास में मौजूद हो सकता था। मेरी तजर्बाकार निगाहें अपने इतराफ का और ज्यादा ले रही थी। अभी तक मुझे किसी तरफ से खतरे की बू महसूस नहीं हुई थी। बेंगलोर से हम फिर गाड़ी में सवार हो गए और बलौर, औरंगाबाद, कोल्हापुर और सूरत से होते हुए गुजरात काठियावाड़ के दूसरे बड़े शहर बड़ौदा पहुंच गए। वो भी एक बड़े रेलवे स्टेशन था। शहर भी बहुत बड़ा था। यही हमारी मंजिल थी। मेरे पास अब सिर्फ 15-20 रुपए बाकी रह गए थे। बड़ौदा स्टेशन पर मुझे मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी दिखाई दिए। मैं ज्यादा मुहतात हो गया। सुधा रंगनी मेरे साथ साथ चलते हुए बोली, रघु, आखिर हम यहाँ पहुंच ही गए। चलो शहर चलकर किसी जौहरी से मिलते हैं। रघु, हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? एक जोड़ा साड़ी का तो मैं यहाँ से जरूर खरीदूंगी। हम प्लेटफार्म के 3rd क्लास वाले गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बड़ी चौकसी के साथ चारों तरफ देख रहा था। गेट पर टिकट कलेक्टर खड़ा बाहर जाने वालों से टिकट ले रहा था। लाल की नहुसत का वक्त आ गया था। मैं आगे आगे था, टिकट मेरे हाथ में था। सुधा रंगनी मेरे पीछे पीछे थी। मैं टिकट देकर गेट से निकल आया तो सुधा ने टिकट कलेक्टर की तरफ अपना टिकट बढ़ाया। अचानक ऐसा हुआ
कि सुधा रंगनी का चहेता बेटा काला सांप इसकी साड़ी से निकलकर एक भयानक फंकार के साथ टिकट कलेक्टर पर हमलावर हुआ। सुधा रंगनी ने चीख कर इसे रोकना चाहा, मगर इस दौरान में सांप इसके हाथ पर डस चुका था। सांप शायद यह समझा था कि टिकट कलेक्टर इसकी मां पर हमला करना चाहता है। टिकट कलेक्टर चकरा गया, मगर इसने दूसरे हाथ से सांप पर वार किया। सांप उछलकर सुधा की गर्दन से नीचे गिर गया। वहां शोर मच गया। लोग सांप को मारने दौड़े। सांप स्टेशन की हाल की तरफ भागा। सुधा रंगनी चीखती चिल्लाती अपने सांप बेटे के पीछे भागी। टिकट कलेक्टर वहीं गिर गया था। मुझे ख्याल ही ना रहा कि सांप का मनका मेरी जेब में है। मैं भी घबराहट में सुधा के पीछे लपका और पुलिस के 3 सिपाही हमारे पीछे दौड़े। इस सांप का जहर इस कदर मोहलक और सरी था कि टिकट कलेक्टर का जिस्म सब्ज होकर स्याह पड़ने लगा। मैं सुधा रंगनी को पका रहा था और वो अपने बेटे को बचाने के लिए इसे आवाजें दे रही थी। सांप ने अपने पीछे इतने हजूम को देखा तो घबरा कर लोहे के गार्डर पर और छत की आहनी कड़ियों में जाकर गायब हो गया। हमारे पीछे शोर मच गया। टिकट बाबू मर गया। टिकट बाबू सांप के काटने से मर गया। अचानक मुझे अपने सांप के मनके का ख्याल आया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। पुलिस ने सुधा रंगनी को पकड़ लिया और इसे घसीट कर पीछे टिकट चेकर की लाश के पास ले आई। सुधा रंगनी सहमी हुई थी। इसने टिकट चेकर की लाश देखी तो रोते हुए बोली, इसे मैंने नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूं। पुलिस के एक सिपाही ने सुधा रंगनी की हथकड़ी डाल दी और बोला, ये तुम्हारे सांप से मरा है, इसका फैसला अदालत में होगा। सुधा रंगनी ने चीख कर मुझे पुकारा, रघु पति देव, तुम कहाँ हो, मुझे बचाओ। मैं लोगों के हजूम में 2 आदमियों के कंधों के ऊपर से सुधा रंगनी को पुलिस की हिरासत में देख रहा था। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था। सुधा ने मुझे आवाज दी तो मैंने देखा। इसकी केसरी आंखें खौफजदा थी और वो मतोहश नजरों से मुझे हजूम में तलाश कर रही थी। मैं इसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वहीं जम कर रह गया। इंडियन मिलिट्री पुलिस के 2 वर्दीपोश सिपाही तेज तेज कदम उठाते हजूम की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अब अगर मैं कदम आगे बढ़ाता तो वो मौत की तरह मेरा कदम होता। सुधा रंगनी ने खुद टिकट चेकर को नहीं मारा था, इसके सांप ने इसे हिला दिया था। सुधा रंगनी को थोड़ी सी कैद हो सकती थी, लेकिन अगर मैं मिलिट्री पुलिस के हथे चढ़ जाता तो मेरी मौत यकीनी थी। मैंने वहीं अपना सर नीचे कर लिया और हजूम से निकलकर तेज तेज कदमों से स्टेशन की लॉबी से बाहर आ गया। यहाँ रिक्शे, टैक्सियां और गाड़ियां खड़ी थी। हर कोई टिकट चेकर की मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। लोग जाए वारदात की तरफ लपक रहे थे। सुधा रंगनी को अकेला छोड़ देने पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं बार बार यह कहकर खुद को मुतमिन करने की कोशिश कर रहा था कि सुधा रंगनी ने खून नहीं किया, इसे सिर्फ 2-3 साल कैद होगी, फिर वो रिहा कर दी जाएगी। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बराबर कचौके लगा रहा था। मुझे यह भी मालूम था कि थाने में तलाशी लेते वक्त सुधा के लिबास से लाल बरामद हो जाएगा और पुलिस इसे अपनी तहवील में ले लेगी। हो सकता है पुलिस वाले इसे खुद बर्द कर लें या वो हुकूमत के खजाने में पहुंच जाए। बहरहाल अब मुझे अपनी फिक्र थी, क्योंकि सुधा रंगनी पुलिस को यह बयान जरूर देती कि इसका एक साथी भी है जिसका नाम रघु है और इसका हुलिया इस तरह का है। आखिर एक बार मैं थाने पहुंच गया तो मेरा पाकिस्तानी जासूस होने का राज तश्ते अज़बाम हो जाएगा। पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड और तस्वीर मौजूद थी। मैंने स्टेशन की इमारत से निकलकर अपने अकब में देखा। हजूम में पीछे हट रहा था, शायद सुधा को थाने ले जाया जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सुधा से माफ़ी मांगते हुए इसे अलविदा कहा और तेज तेज कदमों से चलता कुशादा बाजार के फुटपाथ पर लोगों के हजूम में गुम हो गया। बड़ौदा शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरी जेब में इस वक्त सिर्फ 8 रुपए थे। गले में मुकद्दस नक्श था और दूसरी जेब में सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो कीमती लाल मनहूस साबित हुआ। इसने एक तरफ हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था और दूसरी तरफ सुधा रंगनी को इक़दाम कत्ल के जुर्म में थाने पहुंचा दिया गया।